उनके पेज पे लाइक सबको अपने चैनल पर चलानी है, चैनल से आज आपने जो एक बड़ा काम किया है, आज का दिन किसानी के लिए सच में ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि जब से मैं देख रहा हूं किसान संगठन टूटते हुए देखे हैं, लेकिन किसान संगठनों का एक दूसरे में मिले होते कभी देखा। जब कोई संगठन अपने आप को खत्म करके दूसरे संगठन में जुड़ता है, तो उस संगठन के एक पदाधिकारी, एक वर्कर, एक नेता की वो एक तरह से कुर्बानी देने को प्राप्त होता है। जो बात है जो आपने भारतीय किसान यूनियन का सहयोग करके सरकार ने विश्वास जताया है और उसके साफ सुथरा सारे किसानों की लड़ाई करने का फैसला लिया है, इसके लिए हम भारतीय किसान यूनियन का सहयोग करके अध्यक्ष होने के नाते पूरी टीम की ओर से आपके इस कीमत इस हौसले का आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बड़ा काम किया गया है। जैसे अभिनंदन में शुरू में बात कही थी कि संगठन जब टूटते हैं उसके दो कारण होते हैं। एक तो केवल पद की लालसा की वजह से संगठन टूटते हैं, या फिर संगठन टूटते हैं विचारधारा की वजह से। विचारधारा की वजह से संगठन टूट जाए तो चिंता करने वाली बात नहीं है। इसके क्या विचार है, क्या चाहता है, जैसे मैं आपको ध्यान में लाऊं एक बात, ये बात हो सकता है सभी साथियों को इस बात की जानकारी ना हो। जब 2020-21 का आंदोलन करा गया, उस समय में जो एसपीएम की एक 9 मेंबर कमेटी हुआ करती, 9 मेंबर कमेटी हुआ करती, वो एजेंडा तय करती थी कि आज का कल की बैठक का एजेंडा क्या होगा, इस पे चर्चा करनी है, उसको कैसे आंदोलन को आगे बढ़ाना। मैं उस कमेटी का मेंबर था और पूरे देश के किसानों का वो संगठन था। और 9 मेंबर कमेटी जो हाई पावर कमेटी है उसका मैं मेंबर हूं, और उससे ज्यादा बड़ा पद क्या हो सकता है किसानों के बीच। लेकिन वहां जो अंतर आया था, जो आज एसपीएम नॉन क्रिटिकल बना, उसके पीछे का उसके पीछे सबसे बड़ा काम यह था कि जिस समय 2021 के आंदोलन में ये सरकार ने कह दिया कि हम तीनों कानून वापस लेते हैं, उसके बाद हमारी आपस में विचार चर्चा शुरू हुई कि आगे आंदोलन जब करना है, एजेंडे क्या है, किन मुद्दों पर लड़ाई करनी है।
आपने एक एजेंडा दिखाया जो आप अभी आज की सभा में बार बार उभरता आया कि देश का किसान कर्ज की वजह से सुसाइड कर रहा है, उसको एक बार कर्ज मुक्त करना अति आवश्यक है और वो आगे दोबारा कर्ज उसके सर पे ना करे, उसके लिए उसको उनकी फसल का भाव पूरा मिलना अति आवश्यक है। वो तभी मिल सकता है अगर डॉक्टरों से वैसे तो डॉक्टर स्वामीनाथन की सिफारिशों की भी अगर हम डिमांड करते हैं तो मुझे लग रहा है हम अपने किसान समाज के साथ अब भी अन्याय कर रहे हैं। न्याय नहीं, न्याय इस बात में है कि किसान को उसकी फसल का भाव प्राइस इंडेक्स जो 1967 भारत में बना था उस हिसाब से मिलना चाहिए। यहाँ मेरा भाई एक बात बोल कर गया था कि फसल का भाव अगर बढ़ेगा तो वो जो भूमि साथी हैं उनके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो डॉक्टर स्वामीनाथन प्राइस इंडेक्स को हमने उस समय छोड़ दिया कि चलिए कुछ ना कुछ तो डॉक्टर स्वामीनाथन के फार्मूले से भी किसान जिंदा रह पाएगा, उसे डालते हैं उससे थोड़ा पीछे हटे। तो जब डॉक्टर स्वामीनाथन की सिफारिशों की बात आती है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की जाती है कि किसान के जितने भी खर्च आता है खेती के ऊपर सब जोड़ा जाए, उसमें हमारे मजदूर भाई की मजदूरी भी जुड़ेगी। धान को लगाने का काम करते हैं उसका रेट भी जुड़ेगा, खेत में मजदूर काम करने के लिए गया उसकी मजदूरी की दिहाड़ी उसका उसको जितना जितना उसको वेतन दिया वो भी जुड़ेगा। जब वो जोड़ना शुरू हो जाएगा, देखिए मैं जो भी हमारा आपको भाई यहाँ बैठे हैं इस बात को थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। अगर सरकार इस बात पे हमारे साथ सहमत हो जाती है कि हम किसी तरीके से आपको अपने फसल का भाव देंगे तो अंदाजा लगाइए दुनिया के अंदर कोई भी बैंक कोई और संस्था ऐसी आपको नजर नहीं आएगी कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट जितनी करोगे 6 महीने के अंदर अंदर उसको डेटा करके आपकी जेब में डाले। वो दुनिया की कोई संस्था कोई बैंक ऐसा नहीं है, वो केवल एक एग्रीकल्चर होगा। और मजदूर भाई को दी हुई मजदूरी जब आज 500 रुपये दिहाड़ी देते हैं 400 रुपये दिहाड़ी देते हैं, अगर एमएसपी तय होते समय डॉक्टर स्वामीनाथन का फार्मूला लागू होना शुरू हो जाए तो आपको कितना मिलेगा? 400 के बराबर हमें 600 मिल जाएगा। अगर मजदूर की दिहाड़ी 1000 रुपया हो जाती है तो हमें 1000 की बजाय 1500 रुपया मिलेगा। हमको 500 रुपया आपको दिहाड़ी का पैसा देने से 500 रुपया और एक्स्ट्रा मिलेगा। हमें क्या दिक्कत है कि हमारे मजदूर की दिहाड़ी बढ़ना बढ़े? तो बढ़नी चाहिए। अगर वो बढ़ जाएगी तो हमारी इनकम भी बढ़ जाएगी। तो ये एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के इस डिमांड में सभी की डिमांड्स हैं, किसान की भी है मजदूर की भी है। मैं इसलिए थोड़ी बात इधर ले गया जो मैं कह रहा था वो बात समझने वाली है। ये हम जब लिखा रहे थे कि ये हमारे मुद्दे होंगे, हमारा उसमें मुद्दा था कि इस देश के किसानों की ऋण मुक्ति होनी चाहिए। तो वहां 7 मेंबर कमेटी में से केवल 2 मेंबर थे जो ये कह रहे थे कि ये डिमांड रहनी चाहिए। बाकी बहुत सारे नेताओं ने ये कह दिया, एक भी ये बड़ा क्लियर कट कह दिया कि अगर ये डिमांड रखनी है तो हम सोचेंगे कि हमने एसकेएम के साथ रहना है या नहीं रहना। ये होते विचारधारा का अंतर। हम चाहते हैं कि किसान की ऋण मुक्ति होनी चाहिए। वो कहते हैं कि अगर ये लाइन रखनी है तो फिर हम सोचेंगे एसकेएम के साथ रहना है। उस दिन भाइयों हमने ये बात कही थी कि अगर आपने ये लाइन निकलवानी है तो हम भी सोचेंगे कि
कि एसकेएम के साथ हम काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उसी तरह से ये एसकेएम नॉन पॉलिटिकल बनाने का प्रयास करना शुरू किया। आप सबने उस एसकेएम नॉन पॉलिटिकल का सहयोग करा, हमने आंदोलन लड़ते लड़ते हम यहाँ तक लेकर गए इस बात को। ये आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि देश के किसानों ने एसकेएम नॉन पॉलिटिकल में अपना विश्वास दिखाया। तो मैं बात कर रहा था कि संगठन टूटते हैं विचारधारा के आधार, विचारधारा के आधार पर तो टूटेंगे। जो आपका रणनीति चाहते हैं वो आपके साथ कैसे लड़ेगा भाई? हम एमएसपी की लड़ाई लड़ रहे थे ना, आप सब लड़ रहे थे, कनौली बॉर्डर पे बैठे थे, शिवपुर बॉर्डर पे बैठे थे, रतनपुरा बॉर्डर पे बैठे थे। लेकिन उस समय जब एकता की बात आई थी, दूसरे साथियों ने ये कहा कि हम एकता मता लेकर आए हैं, एकता मता। और उस एकता मता में क्या कहा, आप सब भाइयों को शायद इस बात की जानकारी नहीं है, ये बता दूं आपको। उसमें ये था कि एमएसपी की जो डिमांड है इसको पीछे ले जाओ, फिर एकता हो जाएगी। सोचिए भला, जिस लड़ाई को लड़ते लड़ते यहाँ तक लेकर आए, सरकार बात करने को तैयार नहीं, सरकार को बातचीत के दौर में दोबारा फिर से लेकर आए, जिस तरीके से लेकर आए, और वो साथी ये कह रहे हैं कि इस डिमांड को पीछे करो। इसका मतलब वो इस डिमांड से भी सहमत नहीं। तो प्रॉब्लम ये होती है। लेकिन एक बात मैं ये जरूर कहूँगा कि जितने भी किसान सच में इस डिमांड के साथ हैं कि किसान की संपूर्ण कर्जमुक्ति होनी चाहिए, उसको डॉक्टर स्वामीनाथन, कम से कम डॉक्टर स्वामीनाथन के फार्मूले के साथ फसल का भाव मिल जाए और एमएसपी गारंटी कानून बन जाए। वो जो इस बात को समझते हुए कलियर बड़ा दिल से इसके साथ हैं, उनको तो हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं सभी साथियों को कि वो भाई कहीं पे भी बैठे हों, सब आंदोलन का हिस्सा बने। लेकिन आपके लिए मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आपने बहुत बड़ा त्याग किया है। एक संगठन बनता है, बहुत मेहनत से बनता है, लगातार जब से हमने 2021 का आंदोलन पोस्टपोन करके है, आप सभी साथी उसी तरह से जोर से लगे हुए थे इस संगठन को खड़ा करने में। एक को पहचानता हूँ, एक चेहरे का वाकफ हूँ, एक नाम का वाकफ हूँ। तो इतना लंबा समय आपने काम किया है, तो उसके लिए आज एकदम आपने त्याग दिया सब कुछ कि हमारा जितना भी पद थे, जो भी हम थे, हम सब छोड़कर इस संगठन में अपने संगठन को विलय करते हैं। इसलिए आप सबका मैं किन शब्दों से धन्यवाद करूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आपने बहुत बड़ा काम किया है और वो काम कोई बड़ा आदमी वो काम कर पाएगा, हर आदमी वो काम नहीं कर पाएगा। दूसरी मैं आपसे एक दो बातें ये करना चाहता हूँ। देखिए, हमने एसकेएम नॉन पॉलिटिकल नाम रखा है। ये हमारे संविधान जब संगठन बना था, किसानों का संगठन बना था स्टार्टिंग में, तभी से ये बात आई थी कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हम समर्थन नहीं करेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये स्टार्टिंग में जब 1970 में किसानों का संगठन होंद में आया था, तभी से ये था। और ये जो संविधान की ये जो लाइन है, जो वो आज अगर किसी के पास है तो वो आपके पास है। बीके जो इतिहास संयुक्त का आप आज से हिस्सा बन चुके हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो आपके पास है। आपके संविधान में ये आज भी है कि हमारा कोई भी साथी किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी व्यक्ति का समर्थन नहीं करेगा, उसका झंडा उठाकर उसका प्रचार नहीं करेगा, और वोट पाने का आपको संविधान ने राइट दिया। आप वोट किसी को भी डाल सकते हो, वो पाएंगे संविधान का राइट है। सरकार बनने का आपके पास एक मौका आता है, उसको इस्तेमाल करना पड़ता है, उस वक्त। तो मैं ज़्यादा कुछ ना बोलता हुआ मैं आप सबको एक दो बातें ये जरूर कहना चाहूँगा दोस्तों।
एहसान नहीं करता। हमारा कोई एहसान नहीं है, हमें अनशन किया, हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ा, वो अलग बात है, तो पड़ेगा। आप ये देखिए, शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने कुर्बानी दी है, उस समय में बहुत सारे शहीदों ने कुर्बानियां दी, उधम सिंह ने कुर्बानी दी, कासिम साहबा ने कुर्बानी दी, लोगों ने मालूम नहीं झेली है। ये जो पंजाब और हरियाणा, ये तो पॉलिटिकल लोगों की चाल थी इस खित्ते के लोगों को आपस में बांटकर, जिन भी बार ये लोग इकट्ठे ना हो पाए, इसका एक बहुत बड़ी वजह है, बहुत बड़ा कारण है। आपने से जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है, इतिहास पढ़ा है, वो इस बात को अच्छी तरह समझते होंगे कि देश की आजादी की लड़ाई जब लड़ी जा रही थी, उस समय ये हरियाणा पंजाब वाला तो है लेकिन एक ही था। उस समय तो जो पाकिस्तान में हमारा हिस्सा चला गया वो भी एक था। सबसे ज्यादा कुर्बानियां अगर किसी खित्ते से हुई, वो किसी खित्ते से हुई, इस खित्ते से 92% कुर्बानियां इस खित्ते से हुई हैं। और या फिर दूसरी उनके सेकंड नंबर पे जो आता था उस समय की कुर्बानियों के वक्त, तो वो आता था बंगाल। ध्यान में देखिए, भारत पाकिस्तान नहीं बचा, वो खित्ते बचे हैं जो लड़ने वाले थे। पंजाब की आधी ताकत पाकिस्तान ने छोड़ दी, आधी हिंदुस्तान में कर दी। लड़ाई जितनी हुई है, किन की हुई है, कटे कौन गए? पंजाब के लोग कटे गए। उधर वालों ने इधर आना था, इधर वालों ने उधर जाना था। बहुत भारी नुकसान हुआ, वो झेला हमारे लोगों ने। पहले तो देश की कुर्बानी के लिए 92% कुर्बानियां दी, काले पानी की जेल झेली, उसमें 92% कुर्बानियां पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, पाकिस्तान में बैठे हमारे भाइयों ने, इन्हीं ने झेली। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर दिल्ली तक पाकिस्तान बन जाता और उधर जाकर जो बंगाल में हिस्सा अलग किया, वो करने की क्या जरूरत थी? भाई उनको इधर ही एक जगह पे कर देते। वो सिर्फ इसलिए किया था कि ये जो लोग क्रांतिकारी विचार के लोग हैं, ये जो लड़ने वाले लोग हैं, इन लोगों की ताकत को बिखेर कैसे किया जाए, उस ताकत को खिलाने का काम है। और वही काम आगे आकर हमारे पॉलिटिशियनों ने किया। अगर पंजाब और हरियाणा दो अलग स्टेट ना बनते, क्या पंजाब और हरियाणा का पानी का झगड़ा होता? तो है नहीं था। एक रहता तो झगड़ा नहीं था हमारा। और ये क्रांतिकारी लोग थे जो इनको आपस में खिंडाना, आपस में बांटना, आपस में लड़ाना और लड़ाई का लगातार प्रयास जारी रखना, ये इन पॉलिटिशियनों का, इनके दिमाग की एक हिस्सा है। मैं एक बात और कई बार हुई है ये तो बात, देखिए 1980 में शारदा जमुना लिंक चैनल पे काम हुआ। अगर शारदा जमुना लिंक चैनल पे हमारी सरकार सच में हरियाणा को, राजस्थान को, पंजाब को आबाद देखना चाहती है, अगर शारदा जमुना लिंक चैनल पे सरकार ईमानदारी से काम कर लेती, तो उधर से पानी जो बेकार जा रहा है, वो सारे का सारा पानी देश के किसानों के काम आ जाता। और वो क्यों नहीं किया? क्योंकि वो करने से पंजाब और हरियाणा आपस में झगड़ते नहीं, उनकी एकता रहती है। कल हम आ रहे थे
यूपी से गंगा नदी बहती है, थोड़ा सा पानी है गंगा का जो खेती के लिए यूज होता है, बाकी पूरा का पूरा इतना बड़ा दरिया समुद्र में चला जाता है ना। अगर सच में भारत सरकार, भारत के राजनेता खेती के लिए चिंतक हों, तो वहां पे मैं और अभिमन्यु एक बात कर रहे थे, यार ये पानी ठीक है, थोड़ा आगे जाकर जब गंगा थोड़ा और आगे चली जाती है, वहां इसका बहाव बहुत तेज है, ये धरती के नीचे चली जाती है, तो वहां ऐसे तो तरीका नहीं कोई कि पानी कैसे खेती को दिया जाए, लेकिन उसी जगह पे बिजली के प्रोजेक्ट लगाए गए और वहीं से बिजली तैयार की जाए और वहीं से ही लिफ्ट के माध्यम से पानी नदी बनाकर उस नदी में फेंक दिया जाए और पानी किसानों को खेत के लिए दिया जाए। क्या ये दिया नहीं जा सकता? क्या डैम बनाने की जरूरत रहेगी वहां पे? जरूरत नहीं रहेगी। अगर ये लोग वो तभी है ना, अगर देश को एक रखना हो तो पानी का एक सीरियस मुद्दा है, सीरियस मुद्दे के ऊपर किसानों को, देश के लोगों को डराना बिड़ाना इनका काम बन चुका है। वही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी का जो पहले वाले चले उसी पे ये करता है। सो आज का जो आपने एकता बनाने का ये जो प्रयास किया, मैं इसलिए भी इसका धन्यवाद करता हूँ कि मुझे उम्मीद जगी है कि एक न एक दिन पंजाब और हरियाणा सच में जो भाई थे वही भाई बनकर हम एक दूसरे के साथ एकजुट खड़े होंगे। बहुत बड़ा काम किया है, तो मेरा आप सबसे ज़्यादा बहुत समय हो गया है, ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैं लास्ट में एक बात जरूर कहूँगा, जब कभी कभी मैंने नौजवान होता है वो जल्दी व्याकुल हो जाता है, ये क्या हो रहा प्रधान जी, ये क्या। देखिए मेरा तो 40 साल का ये, मैं तो यही करता आ रहा हूँ। सरकारें बहुत कुछ करती हैं, बहुत कुछ करती हैं, करती रहेंगी जब तक आप लड़ाई लड़ते रहोगे। वो सामने वाला भी तो एक कोई ना कोई चाल चलेगा ना कि किस तरीके से इनको कुछ भी दिया ना जाए और खाली हाथ वापस कैसे मोड़ा जा सकता है। वो जो चालें चलते हैं उनकी चालों का मुकाबला करना हमारे भी दिमाग में वो सब बातें आनी चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता हम सीखते जाएंगे। मेरा अपनी जिंदगी का ये एक्सपीरियंस रहा कि कभी भी सरकार जब बातचीत का दौर शुरू हो जाता है, कभी किसान आंदोलन के ऊपर अटैक नहीं करता। मेरा जिंदगी का एक्सपीरियंस है, लेकिन यहाँ पे वो भी सरकार ने कर दी। और वो जो किया वो हमारे आंदोलन के खिलाफ जो उन्होंने स्टेप उठाया पंजाब गवर्नमेंट ने, मैं ये कहूँगा कि उन्होंने केवल पंजाब का, केवल किसानों का नुकसान नहीं किया। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो लड़ाई थी वो तो किसानों की थी, वो तो अपनी फसल का भाव मांग रहे थे, उसकी लड़ाई थी। ये नहीं था भाइयों, हम मांग रहे थे एमएसपी गारंटी कानून। आज हम धान की खेती करते हैं, धान की खेती इस खित्ते की खेती नहीं है, हमारी वो खेती नहीं है। हमारे को जबरदस्ती हमें जो दी गई है, और आज वो बार बार ये कह रहे हैं कि इस खेती को छोड़ो। आज कह रहे हैं ना पानी जा रहा है, धरती का पानी नीचे जा रहा है, इसको छोड़ो। लेकिन इसको छोड़ना है तो कम से कम एमएसपी गारंटी कानून जब तक नहीं आता, किसान को धान के बराबर दूसरी फसलों से इनकम उसके घर नहीं आती, तब तक किसान से ये छूटेगा नहीं। क्योंकि हर किसान कर्ज की वजह से निताड़ा गया है। कोई किसान अब
कर्ज मुक्त तो रहे नहीं है, सभी कर्ज के नीचे दबे हुए हैं। ऐसे हालात में कौन चाहेगा कि मुझे 10 रुपया भी कम आए, सोचता है कि 10 रुपया और किस तरीके से आ सकता है, वो रास्ता अख्तियार करता है। तो अगर एमएसपी गारंटी कानून हो जाता है, हम दूसरी क्रॉप्स की तरफ चले जाते हैं, तो देश के अंदर खास तौर पर पंजाब हरियाणा दोनों राज्यों के अंदर धरती का नीचे वाला पानी निकालने की हमारी स्पीड कम हो जाएगी। वो भविष्य में केवल किसानों के काम नहीं आएगा, वो हमारे दुकानदार के बच्चे के लिए भी जरूरी है, हमारे अधिकारी के बच्चे के लिए भी जरूरी है, हमारे मजदूर के बच्चे के लिए भी जरूरी है, हमारे व्यापारी भाई के बच्चे के लिए भी जरूरी है, तो सबके लिए जरूरी है। ये लड़ाई हम पूरे देश के लोगों की लड़ रहे थे, केवल किसानों की नहीं। और ये लड़ाई जो सरकार ने पूरे पंजाब के साथ, पंजाब सरकार ने धोखा किया, वो पंजाब को उनको सबक सिखाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है किसान अब उनको, उनके एमएलए को अपने इलाकों में नहीं जाने दे रहे, जहां पे भी वो जाते भाई घेर लेते हैं, बाहर नहीं निकलने देते। लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूं आपको, भले सरकार ने धोखे से आपका आंदोलन खिंडाया, इस बात की चिंता नहीं करना। लड़ेंगे तो पीटे भी जाएंगे, जेल भी झेलनी पड़ेगी। उससे अगर हम डर कर चलेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। और जो किया इस आंदोलन ने, आप एक बात हरियाणा वाले तो अच्छी तरह समझते हो ना, आपकी सरकार ने ये कहा ना कि हम अपनी स्टेट के अंदर अपने किसानों को एमएसपी गारंटी कानून देते हैं, कहा ना, वो इस आंदोलन का प्रेशर था, पहले ने कह दिया। 10 साल से सरकार राज कर रही है, तब से तो कहा नहीं, लेकिन अब तो कहा, तो आपके आंदोलन का प्रेशर था। दूसरी बात, पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष का नेता ये बोलने के लिए आपने मजबूर कर दिया कि हम इसी ही सदन से किसानों को एमएसपी गारंटी कानून देंगे। एक तो होता है वो अपना चुनावी घोषणा पत्र, चोन मैनिफेस्टो जारी करते हैं, वो तो अलग बात होती है, लेकिन वो उससे इतनी ज्यादा मजबूत था बात कि पार्लियामेंट के अंदर उसको ये कहना पड़ा और उसने माना कि हम अब किसानों को एमएसपी गारंटी कानून देंगे। वो अपने आप उनका भी गला आपके हाथ में है। और अगली बात, पार्लियामेंट्री कमेटी ने ये कह दिया कि किसानों को एमएसपी गारंटी कानून दिया जाना चाहिए, दूसरी बड़ी बात हुई है। और एक बात और मैं कहूँ, हमें एमएसपी गारंटी कानून में ज़्यादा समय लूँगा तो फिर ज़्यादा और कुछ बातें ऐसी गुंजनदार आ जाती है जो समझनी पड़ती है आदमी के। एमएसपी गारंटी कानून में एक सबसे बड़ी दिक्कत WTO है, और उसमें एक थोड़ा सा रास्ता है, जो जिस रास्ते पे हमारी सरकार अब चल भी रही है, वो ये है कि पीस क्लॉज के माध्यम से अपने राज्य के किसानों को, अपने राज्य के लोगों को, आम लोगों को अनाज खिलाने के लिए फ्री में अनाज बांटने का जो प्रावधान करती है, उसके लिए वो जितनी जरूरत है उतना अनाज खरीद सकती है। वो पीस क्लॉज की वजह से होता है, नहीं तो WTO में ये है कि भारत के अंदर सरकार किसानों की फसल खरीदना बंद करे, WTO के अंदर ये है। लेकिन वो एक पीस क्लॉज है जिसकी वजह से आपका अनाज खरीदा जा रहा है, और उसके लिए आपके आंदोलन के प्रेशर के नीचे सरकार को ये कहना पड़ा कि इस पीस क्लॉज को रेगुलर किया जाए। ये भी आपके आंदोलन की एक बड़ी प्रेशर दबाव की बात है। और दूसरी बात मैं लास्ट में ये कहूँ भाइयों, जब मैंने ये बात कही है ना
कि ये WTO की बात है तो मान लीजिए अमेरिका की बात है। WTO में जो सरकारी चल रही है जल्दी वो आप समझते हो, वर्ल्ड बैंक के अंदर जिसकी सरकारी चल रही है वो भी आप समझते हो। जिस समय पहले स्टार्टिंग में भारत ने इसमें साइन किए 1994 में, उस समय इसका नाम WTO नहीं था, इसका नाम GATT था, GATT। उस समय भारत इसका मेंबर नहीं बन रहा था। वो स्टैंड ले गए थे हमारे कुछ अधिकारी, किसी हाल में हम इसके मेंबर नहीं बनेंगे। एक कमेटी बनी, कमेटी ने भी ये जवाब दे दिया कि हमें इसके मेंबर नहीं बनना। लेकिन उसके बावजूद भी एक वर्ल्ड बैंक से लेटर आता है भारत सरकार को। ये समझने वाली बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। किसान संगठन नॉन पॉलिटिकल क्यों रह रहे हैं, ये बात समझने वाली जो मैं अब कह रहा हूं। भारत सरकार को लेटर आता है वर्ल्ड बैंक की तरफ से, उसमें यह कहा जाता है कि ये जो आपका अधिकारी बैठा है इसको तुरंत इस पद से हटाओ और इसकी जगह पे अनवर अल हुदा को अपॉइंट किया जाए। और वही हमारी भारत सरकार कर देती है, वही होता भारत के अंदर। फिर जाकर सरकार चेंज हो जाती है और नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। उनके फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बन जाते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की तरफ से आ जाता है स्टेटमेंट का, अगर भारत ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा बन जाता है तो 7 लाख करोड़ हर साल भारत को प्रॉफिट हो जाएगा। और उस वजह से GATT भी साइन हुई। तो मेरा तो आपको इतनी बात कहने का मतलब समझ गए हो आप कि किस तरीके से अमेरिका वर्गे देश भारत को अपनी गिरफ्त में लेने के लिए पूरे तत्पर हैं, यत्नशील हैं। और आज जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं MSP गारंटी कानून की, MSP गारंटी कानून की जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमें कम से कम तो दिया जा रहा है। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो है। अगर इसकी पूरी कहानी समझेंगे तो वो भी एक बड़ी अजीब विचित्र तरह की कहानी है। कुछ भी नहीं दिया जा रहा। जब कुछ भी नहीं दिया जा रहा तब भी अगर हम चाहेंगे तो आप तय करके वो तो मिल जाए, अगर वो भी ना मिले तो फिर किसान क्या करेगा। और WTO कह रहा है कि वो भी बंद करो, वो भी बंद करो। तो मेरा कहने का मतलब ये है मेरे दोस्तों, जैसे देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी आप लोगों ने, वही देश की नहीं कहें देश के किसानों की, खेती करने वाले लोगों की, मजदूरों की आज़ादी की दूसरी बड़ी लड़ाई है। अमेरिका के साथ लड़ाई है, ये लड़ाई दिल्ली के खिलाफ नहीं है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, आप चिंता मत करिए। आपको जेल भी जाना पड़ेगा, आपको लाठी भी खानी पड़ेगी, लेकिन अपने बच्चों को जिंदा रखने के लिए लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी। अपने घर में जो बेटी जन्म लेती है, बच्ची जन्म लेती है, उसकी आबरू को बचाने के लिए ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हर हाल में ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। काफी समय मैंने ले लिया आपका। तो इस लड़ाई को अगर लड़ना है तो बस जेल से नहीं करना, मुकदमों से नहीं करना, ये तो होंगे, लेकिन ये भी बात है कि ये जो मुकदमे हो रहे हैं, हम ये कहते हैं कि हमारा संविधान हमें आंदोलन करने का, अपनी आवाज बुलंद करने का अधिकार देता है। हमने गैर संवैधानिक कुछ नहीं किया। संविधान के अनुसार अपनी आवाज रखने के लिए हम आए। हम दिल्ली आना चाह रहे थे। हरियाणा गवर्नमेंट ने जिस तरीके से वहां पे सीमेंटेड बैरिकेडिंग की और हमारे लोगों की मजबूरी बनी वहां बैठना, हम तो दिल्ली आना चाह रहे थे।
हम दिल्ली आते, सरकार हमारे से बात करते वापस चले जाते। अगर सरकार उसी समय जब बातचीत शुरू हुई थी, बातचीत चलती रहती, तो क्या वो हमें दिल्ली आने की जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी। ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती थी। तो जो जितने भी ये एक होता है कि सरकार इस बात को समझती है, हर सरकार समझती है कि आंदोलन करना लोगों का संवैधानिक अधिकार है, उसके तहत लोग आंदोलन करते हैं, आंदोलन किया है। और उसी के आधार पे हम ये कहते हैं कि सरकार अपना ये सभी जितने किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए, मुकदमे वापस ले। नहीं तो फिर हमारा जो जिम्मेदारी बन जाती है उसके खिलाफ भी लड़ना। वो भी लड़ाई लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे, तभी जाकर हम इन मुकदमों से अपने किसान भाइयों, अपने बच्चों को निकलवा सकेंगे। ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ, यहाँ की इंटेलिजेंस भी होगी और भी अधिकारी किसी न किसी रूप में हमारी बात सुन रहे होंगे। हम नहीं चाहते कि एक छोटी सी बात के लिए हम फिर से बड़ा आंदोलन करा करें। लेकिन जब हमारा आंदोलन होगा वो फिर केवल इन मुकदमों के लिए तो होगा नहीं। इसलिए हम सरकार को ये कहते हैं कि प्रोटेस्ट करना हमारा लीगल राइट है। वो प्रोटेस्ट करते समय आपने हमारे ऊपर मुकदमे की लगाए हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि वो सब के सब मुकदमे जितने भी हमारे किसानों के ऊपर, नौजवानों के ऊपर हैं, वो सब सरकार वापस ले। हमें मजबूर ना करें कि हम कोई मजबूरन और आंदोलन का रास्ता अख्तियार करने के लिए मजबूर हो। हमारी ये सरकार को विनती है कि सरकार इसको ध्यान में ले अपना। मैं जो बात कह रहा था कि देखिए, लड़ना पड़ेगा। एक बात, आप जितने साथी बैठे हैं, अगर जो साथी अब जो मैं बात कह रहा हूँ इसके साथ जिनका माइंड सहमत हो, सिर्फ वही हाँ बोलना। जिसके माइंड में वो बात समझना है वो बेशक करना, हाँ मत बोलना। ये बताएं, आपके दादा थे, ध्यान ले जाइए अपने दादा की तरफ। जब आपके दादा थे, ईमानदारी से बताएं, आपके किसी के भी दादा के सर पे कर्ज था क्या? नो भाइयों, नहीं था। जितना दादा ने अनाज पैदा किया उगाया 1 एकड़ से, आज उसका पोता उससे 10, 12, 15 गुना अनाज उगा रहा है या नहीं उगा रहा? उगा रहा है। वो दादा, जितना अनाज दादा ने पैदा किया उसके सर पे कर्ज भी नहीं था, और उसका पोता आज 10 गुना, 12 गुना, 15 गुना अनाज अपने दादा से ज्यादा पैदा कर रहा है। लेकिन पोता फिर भी कर्जे में बाल कर्जे में गया होता। ये सच्चाई है या नहीं? अगर आज सरकार कहे कि सभी किसान ऋण चुकाएं, एक डेट तय कर दिए स्टेट तक ऋण चुकाएं, नहीं तो आपकी जमीन आगे दे दी जाएगी, क्या हमारे किसान वो ऋण चुका पाएंगे? नहीं चुका पाएंगे। इसका मतलब अगर आज ये उस दादा का ये पोता ऋण नहीं चुका पाएगा और आगे अनाज की और प्रोडक्शन बढ़ने की भी कोई भविष्य में संभावना नजर नहीं आ रही, और जब इस दादा का जो आज का जो पोता है, इसका पोता आएगा, क्या वो इस कर्ज को चुका पाएगा? नहीं चुका पाएगा। जब वो पोता कर्ज नहीं चुका पाएगा, फिर अंदाजा लगाए पोता क्या करेगा, क्या रास्ता क्या करेगा? जमीन ही नहीं होगी। पोता को सुसाइड करना पड़ेगा भाइयों, करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो ये एक बात मैं लास्ट में और पूछना चाहता हूँ। आप बाजार से, बैंक से, आरती से 5, 7, 10 हज़ार रुपये लेकर आओ उधार,
वो रास्ते में आपका पैसा छीन जाए, गिर जाए, खो जाए, उदासी आती है ना, जब पैसा खो गया। घर में जाते हो, बच्ची बोलती है, पूछती है, बेटी पूछती है, पिताजी आज क्या बात है, तुम उदासी क्यों हो? आप बच्चे को बताते हो कि मेरा 10,000 रुपया खो गया, वो भी उदासी में आ जाती है या नहीं आ जाती? पूरे का पूरा 10,000 के कारण उदासी में आया हुआ है। लेकिन एक नुक्कड़ में वो छोटा सा पोता जो 1.5 साल 2 साल का वो खेल रहा है, वो आपके पास आता है, आपके पास आकर वो जिद लगाता है कि हमें गोद में बिठाएगा। ईमानदारी से बनाए जब उसको उठाकर गोद में बिठाते हो और वो आपकी तरफ देखकर हंसता है और आपका उनका हंसा, ईमानदारी से बताएं, एक बार आपकी वो पूरी की पूरी 10,000 की टेंशन दूर कर देता है या नहीं करता है? तो भैया हमारी जिम्मेदारी करती नहीं है। जो आपकी टेंशन दूर कर रहा है कर्ज में, उसका तो बेचारे का कोई रोल ही नहीं है, उसका तो कोई रोल नहीं है कर्ज लेने में। और मरना किसको पड़ेगा? उसको। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हमने उनको जन्म दिया है, उनको कर्ज से निकालना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। अगर सरकार के साथ हम आंदोलन करते समय जेल चले जाएं, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल सरकार जेल में रखे, और कितना समय रखेगी? 5 साल के बाद वोट तो आएगी, फिर वोट से पहले आपको उनको जेल से निकालना पड़ेगा ना। क्यों भाइयों? जब आपको जेल से निकालेंगे तब आपकी बात मानकर ही निकालेंगे। अगर 5 साल आप जेल में रहकर अपने पोते की मौत का सामान है जो आपके सर पे कर्ज है, उसके ऊपर कांटा बनवा देते हो, उसको 5 साल तो आपने, ठीक बात, जब से आपने घर की कबीलदारी सांभी है वो 20 साल से संभाल रखी होगी सभी ने, यही बात है। कम से कम 20 साल से तो काम कर ही रहे हो ना। 20 साल काम किया, दिन रात काम किया, फिर भी कर्ज चढ़ गया और 5 साल जेल में लगा दिए, तो वो चढ़ा हुआ कर्ज के ऊपर लकीर चढ़वा दी। ईमानदारी से बताएं, वो 20 साल जो आपने काम किया वो सफल रहा, या 5 साल जो आपने जेल में लगाए वो सफल रहा? तो भाई बताएं। ये कुछ चाव नहीं होता किसी को भी जेल जाने का, लेकिन मजबूरियां होती हैं। हमारी मजबूरी है कि हम अपने बच्चों को मरता नहीं दे सकते। हमारी मजबूरी है कि देखिए हमारे लिए जमीन छिन गई, चली गई, कर्ज में चली गई, फिर क्या होगा? हम मजदूर बन जाएंगे। आज के टाइम पे किसी भी किसान के पास 1 एकड़ जमीन हो, केवल 1 एकड़ का मालिक, उसकी बेटी या उसकी नौरानी कहीं खेत में धान लगाने का काम करती देखी आपने? क्यों भाई? मजदूर की बेटी को लगाना पड़ रहा है ना, मजदूर की बेटी को लगाना पड़ रहा है। जब आपके पास, हमारे पास जमीन नहीं रहेगी तो हमारी बेटी को ये करना पड़ेगा। जब हमारी बेटी को ये करना पड़ेगा तो फिर वो कारपोरेटरों की खेती होगी, उनका धंधा होगा, वहां पर मजदूरी करनी पड़ेगी, वहां से उनकी इज्जत से सलामत वापस होगी। इसलिए ये लड़ाई हमारे बच्चों की जिंदगी की है, हमारी बेटियों की इज्जत की लड़ाई है। ये हर हाल में लड़नी है, उसको लड़नी पड़ेगी। और जब आप ये देखिए, आपका आज का मैसेज कितना बड़ा जाएगा, आपने कितना बड़ा, आपको लग रहा है कि हमने इतना ही किया है कि हम अपनी यूनियन उस यूनियन में मिला दी, लेकिन सरकार को ये लगेगा कि ये क्या होगा, ये नया इतिहास बनना शुरू हो गया। संगठन बिखरते तो देखे हैं, लेकिन मुड़ संगठन इकट्ठे होते नहीं देखे। ये पहली बार हो रहा है कि संगठन इकट्ठे हो रहे हैं।
और ये जो फंक्शन इकट्ठे होंगे वो आपके लिए शुभ संकेत है और सरकार के लिए चिंता का विषय है। जब देश का किसान इसी तरीके से एक जगह पे इकट्ठा हुआ नजर आएगा, मुझे लग रहा है सरकार को सोचना पड़ेगा कि अब इनको समझ आ गई है, अब ये अकेले नहीं रहेंगे, अब ये इकट्ठे होकर रहेंगे। तो आप सबका फिर से धन्यवाद करता हुआ, तो मैं चाहता हूँ आज अगर आप सबकी सहमति हो तो देखिए, जो मुझे हमारे नौजवानों ने बताया मैं वो आपके सामने रखना चाह रहा था। आपको आपकी सहमति हो तो मंजूरी हो देना, अगर आपकी सहमति ना हो तो ये कहने का नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हरियाणा स्टेट का जो प्रदेशाध्यक्ष लगाना है वो आपके साथियों की तरफ से जो मुझे इंफॉर्मेशन दी गई, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि अभिमन्यु कुहार को प्रदेशाध्यक्ष लगा दिया जाए। क्या आप सारे सब साथी इसके साथ सब सहमत हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके साथ साथ उनको प्रदेश का, क्या आप हिंदी में महासचिव बोलते हैं? हम तो जनरल सेक्रेटरी बोलते हैं, तो महासचिव बोलते हैं ना, महासचिव लगा दें तो सब सहमत है इसके ऊपर? सारे सहमत है। तो बाकी जो आपने टीम चुननी है वो जब भी आप सब बैठकर इसी तरह प्यार से जिन जिन आदमियों का नाम आप लोगे हम उनको भी मतलब मानता देंगे। आप सबका मैं फिर से, जो आपने बहुत बड़ा काम किया है, त्याग की भावना से काम किया है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत मेरी सारे साथियों से रिक्वेस्ट है और मीडिया वाले साथी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, तो प्रधान जी की कुर्सी को थोड़ा सा अगर इधर करेंगे एक बार, और सारे साथियों में पीछे आ जाएंगे, कुछ साथी आगे बैठ गए।